नमस्कार दोस्तों, 8 जुलाई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। देखिए, पहला एडिटोरियल डार्कनेस एट नाइट फेल्ड बाय द जुडिशरी। यहाँ पे फादर स्टैन स्वामी की डेथ की बात हो रही है। फादर स्टैन स्वामी ने क्या क्या किया है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए झारखंड में, कैसे उनके साथ जुडिशरी ने गलत किया, कैसे उनके साथ सरकार ने गलत किया, इन सब चीज़ों के बारे में अजीत प्रकाश शाह जी ने इस आर्टिकल में लिखा है। अजीत प्रकाश शाह साहब खुद में एक बड़ी पर्सनालिटी हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के और फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुके हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। तो वैसे तो देखिए, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डिस्कस नहीं भी कर रहा हूँ, बट अगर आप फादर स्टैन स्वामी के लिए फील करते हैं तो यू कैन रीड दिस आर्टिकल। ऑब्वियसली बात है, जुडिशरी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है, बट ठीक है, क्रिटिसाइज तो किया जा सकता है अगर कहीं पे कुछ गलती हुई है तो। अब गलती हुई है, क्या सही क्या गलत, वो हम कुछ कहने वाले नहीं होते हैं, बट एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से नहीं था, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे एजेंट्स ऑफ चेंज इन अ न्यू चैप्टर इन इजरायली पॉलिटिक्स। ये जो नफ्ताली बेनेट के अंदर नया कॉलिशन आया इसराइल के अंदर, ये कितना लंबा चल पाएगा, कितना लंबा नहीं चल पाएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए नफ्ताली बेनेट 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और उसके बाद यायर लिपिड अगले 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और यहाँ पे जो पार्टीज कॉलिशन करके बनी है ना, इनका बस एक एजेंडा है। क्या एजेंडा है इनका कि भैया ये जो नेतन्याहू है इसको बाहर रखो। तो ओवरऑल इसराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उनकी सोसाइटी कैसे बहुत फ्रैक्शियस तरीके से बटी हुई है, कैसे वहाँ की अरब माइनॉरिटीज के साथ मिलके एक डेवलपमेंटल एजेंडा को आगे चलाया जा सकता है, कैसे नेतन्याहू की डिविजिव पॉलिटिक्स को अवॉइड किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। प्लस नफ्ताली बेनेट के बारे में भी कुछ जानकारी दी है, इनके बैकग्राउंड के बारे में। अगला आर्टिकल, सीबीएसई बोर्ड के अगले साल में जो एग्जाम होंगे, जो एकेडमिक कैलेंडर होगा, उसका असेसमेंट कैसे होगा, इसके लिए गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई हैं। आपको पता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल हो ही गए, बट अगले साल के बोर्ड एग्जाम्स क्या होंगे, तो बोला जा रहा है नई असेसमेंट स्कीम के चलते कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बोर्ड एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे। 2 एग्जाम्स करवाए जाएंगे, एक नवंबर दिसंबर में और एक मार्च अप्रैल 2022 में। ओके, असेसमेंट के लिए एक स्कीम निकाली गई है, वो स्कीम में अभी आपको जब ये आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। फॉल बैक ऑप्शन भी है, तो मान लीजिए कोरोना बहुत ज़्यादा फैलने लगता है तो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे भी फाइनल रिजल्ट ये लोग निकाल सकते हैं, एग्जाम हो सकता है पूरा कंडक्ट ना करवाएं। क्योंकि चीज़ें आज की डेट में इतनी ज़्यादा, आप कह सकते हो कि इरेटिक हो गई हैं कि भाई एडवांस में इस बात को एसेस कर पाना कि एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या पॉसिबल नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शंस इस नई असेसमेंट स्कीम के अंदर ओपन रखे गए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप देखिए, चैलेंजिंग निगेटिव सोशल नॉर्म्स और हरियाणा मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। अभी हरियाणा मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, और ये निगेटिव सोशल नॉर्म्स, देखिए हरियाणा मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चैलेंजिंग निगेटिव सोशल नॉर्म्स, ये आर्टिकल में कुछ पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, बट इसके बजाय मैं एक दूसरा आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, द लॉन्ग रोड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, रीजन बिंग, अभी आपको पता होना चाहिए कि एक जजमेंट आया है लगभग 29 जून को सुप्रीम कोर्ट का, और वहां पे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ व्यू पॉइंट दिए हैं। इसके रिस्पेक्ट में मैंने अपने वेबसाइट पे भी एक आर्टिकल अपलोड किया था। व्हाट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को सारे स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं उच्चतम न्यायालय ने। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम किस तरीके से काम करती है और ओवरऑल यहाँ पे निर्देश क्या दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग खंगालेंगे आज के एडिटर में। तो ये हमारा डिस्कशन है, इतने आर्टिकल्स आज डिस्कस होंगे। चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। पूर्वी ने हमको ज्वाइन किया है, सुयश मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया है। सुयश मिश्रा का 2 मंथ्स हो चुके हैं एज ए मेंबर, ये 3rd मंथ है उनका मेंबर, तो थैंक यू सो मच सुयश फॉर बीइंग विद अस। और प्रतीक नागर ने हमको ज्वाइन किया है, इनके 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, दिस इज 6 मंथ एज अ मेंबर फॉर प्रतीक। सो प्रतीक नागर, सुयश मिश्रा, पूर्वी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। जो लोग लंबे समय तक ज्वाइन करते हैं, आई एम श्योर वो मेरे बहुत लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स रहे हैं, बहुत लंबे समय से मेरे से पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर ज्वाइनिंग ऑन सच अ कंसिस्टेंट बेसिस। तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने अब तक वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दिया होगा। वीडियो पे लाइक का बटन और कमेंट करने के लिए बोलना मैंडेटरी इसलिए हो जाता है जो कि यूट्यूब की एल्गोरिदम ही कुछ ऐसी है कि वो इंगेजमेंट मांगती है वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। बहरहाल आगे चलते हैं। एजेंट्स ऑफ चेंज एंड अ चैप्टर इन इजरायली पॉलिटिक्स। ठीक है, after the Netanyahu years, Israel is a divided society is now looking forward to some domestic stability. यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू
हार चुके हैं। और इजराइल में एक सरकार आई है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है 12 साल के बाद। और यहाँ पे जो कॉलिशन बना है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड 8 पॉलिटिकल पार्टीज का कॉलिशन है। देखिए, कॉलिशन गवर्नमेंट केवल ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिया में ही रही है। आप ये देखोगे 1990s में, 2000s में कॉलिशन गवर्नमेंट का जमाना रहा है इंडिया में, और कॉलिशन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये भाई एफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज ठीक तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी ही पॉलिटिक्स लगाती रहती है। और कॉलिशन पॉलिटिक्स सिर्फ इंडिया में नहीं होती, पूरी दुनिया में होती है। आप इजराइल में देख लो, जबरदस्त कॉलिशन है। बेंजामिन नेतन्याहू जब भी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी कॉलिशन ही था। इटली पूरा कॉलिशन के दम पे चलता है। और ये जो नफ्ताली बेनेट है ना, इस कॉलिशन में जो सबसे छोटी पॉलिटिकल पार्टी है उसके रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो एक फार राइट पार्टी है यमीना, उसकी केवल 6 सीट्स है नेसेट में, और उसी के हैं ये नफ्ताली बेनेट। और ये यमीना जो पार्टी थी ना, ये बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी चहेती थी। मिस्टर नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े चहेते थे, लेकिन इस बार बेंजामिन नेतन्याहू से अलग हो गए। तो इस बार बेसिकली दो चीजें अवॉइड हुई हैं यहाँ पे। मिस्टर नफ्ताली बेनेट ने एक तो नेतन्याहू को फिर से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, और दूसरा 5th नेशनल इलेक्शन। देखिए, पिछले 2 सालों में 4 इलेक्शन हो चुके हैं आपके इजराइल में। अभी सोचिए, इंडिया में हर 5 साल में एक इलेक्शन होता है। हम लोग कम से कम इतने लकी कि बार बार इलेक्शन नहीं देते। इंडिया में खैर पॉसिबल भी नहीं है, इजराइल की जनता थोड़ी छोटी है। इंडिया की तो 130 करोड़, बार बार इलेक्शन देंगे तो हालत ही खराब हो जाएगी। तो 2 साल में 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा था इजराइल की जनता को कि 5वां इलेक्शन होगा। कम से कम 5वां इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे सरकार बन गई है, बढ़िया है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम लेना जरूरी है, ये है यायर लिपिड। वैसे तो बात की है मैंने, लेकिन फिर भी एक तरीके का रिवीजन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, एज अ अवेयर सिटीजन और एज अ वर्दी यूपीएससी एस्पिरेंट। आपको मालूम होना चाहिए इजराइल जैसी कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे काम करी। तो यो यायर लिपिड साहब है, वो अभी के लिए इजराइल के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। क्योंकि ये जो कॉलिशन है इसको बनाने में यायर लिपिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब मिस्टर बेनेट ने अपनी पहली स्पीच दी ना नेसेट में, उसी समय पे उन्होंने यायर लिपिड को एक्नॉलेज किया। उन्होंने यार लिपिड के लिए बोला कि ही इज शोइंग नेशनल रिस्पांसिबिलिटी, पॉलिटिकल जनरॉसिटी, एंड विदाउट हुम वी वुड नॉट बी हियर टुडे। तो इस पूरे कॉलिशन के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि पहले 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे मिस्टर नफ्ताली बेनेट, और उसके बाद 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे मिस्टर यार लिपिड। एक इस प्रकार का कॉलिशन बहुत साल पहले भी इंडिया बनाने की बात की गई थी कि 1 साल लालू यादव रहेंगे, 1 साल मुलायम सिंह यादव रहेंगे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। तो इस प्रकार का जो खिचड़ी है पहले भी इंडिया में पकी है, ये यहाँ पे इजराइल में इस समय पे पक रही है। हालांकि इजराइल में एक छोटे स्केल पे काम हो रहा है, रीजन बीइंग कि भाई पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है और इलाका भी इनका बहुत लिमिटेड है। अब सबसे खास बात यह है कि इन्होंने प्लान तो बना लिया कि अगले 4 साल में 2 साल नफ्ताली बेनेट रहेंगे प्राइम मिनिस्टर और 2 साल यार लिपिड रहेंगे। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, सब लोग इस बात पे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि कितने लंबे समय तक ये कॉलिशन टिक पाएगा। क्योंकि इस कॉलिशन में 8 पॉलिटिकल पार्टीज, अभी इन 8 पॉलिटिकल पार्टी ने, 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपना सपोर्ट खींचा तो कॉलिशन गिर जाएगा। और ऑलरेडी 2 साल में 4 इलेक्शंस हो रखे हैं। और ये जो 8 पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये किसी आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस के चलते साथ में नहीं आई है। ऐसा होता है ना कि एक चीज होती है आपकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी अलग है, राइट विंग आइडियोलॉजी अलग है, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी अलग है। तो यहाँ पे ये 8 पॉलिटिकल पार्टीज का कोई आइडियोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन नहीं, सबकी आइडियोलॉजी अलग है। अभी के लिए साथ में इसलिए आए हैं कि जैसे तैसे करके बेंजामिन नेतन्याहू को बाहर रखो। तो अगर इनमें से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर ये लगने लगता है कि अरे भाई बेंजामिन नेतन्याहू और नफ्ताली बेनेट सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और वो अपना सपोर्ट वापस खींचते हैं, तो सरकार गिर सकती है यहाँ पे। और बेंजामिन नेतन्याहू यही चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताएं यहाँ पे, भले ही यहाँ पे ये जो कॉलिशन है उतना स्टेबल फ्रॉम द आउटसाइड नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन इसकी एक अच्छी बात है। अब तक आप कह सकते हो कि ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है इजराइल की, जो कि कॉलिशन में 3 राइट विंग पार्टीज हैं, 2 सेंट्रिस्ट पार्टी हैं, 2 लेफ्ट विंग पार्टी और 1 अरब पार्टी। और वुमेन लीडर्स को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिला है। 27 जो मिनिस्टर्स हैं इस नई सरकार के, उसमें से 9 मिनिस्टर तो वुमेन है। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बोली जाती है, और वुमेन्स के लिए वहाँ पे ज़्यादा राइट्स, एक्चुअली राइट्स हैं, बट मिनिस्टर जैसी सेंसिटिव पोस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट हाई डिप्लोमेटिक ऑफिसेज वो जल्दी वुमेन को नहीं दिए जाते हैं। तो भाई नई सरकार में 27 मिनिस्टर में से 9 कुर्सियां अगर वुमेन को दी गई हैं तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। फिर इस कॉलिशन में ये बोला जा रहा है कि कोई भी रिलीजियस फिगर, रिलीजियस पार्टी नहीं है। होता है ना कि भाई इजराइल के अंदर
अब देखिए दो धर्म इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो जुडाइज्म इंपॉर्टेंट हो गया और दूसरा मुस्लिम धर्म इंपॉर्टेंट हो गया, जो अरब माइनॉरिटी है इसराइल की उसके लिए। तो कोई रिलीजियस पार्टी तो इस कॉलिशन में नहीं है, लेकिन ये जो मिस्टर नफ्ताली बेनेट है ये खुद में एक रिलीजियस इंडिविजुअल है। यहाँ पे जो हमने इनकी फोटो देखी, अगर एक बार हम मिस्टर नफ्ताली बेनेट की फोटो देखते हैं पहले पेज पे, ये देखिए, तो सर पे उन्होंने एक छोटी सी कैप पहन रखी। तो ये जो कैप पहनने का साइन होता है इसको स्कल कैप बोला जाता है। तो ये जुडाइज्म धर्म में ये कैप पहनी जाती है, इसलिए पहनी जाती है जो कि भाई हाँ मैं अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेटेड हूँ। इस कैप को एक्चुअली किप्पा भी कहा जाता है। जब क्रिश्चियंस और ज्यूज साथ में रहते थे तो यहाँ पे जो भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज है ना, वो लगातार इस स्किल कैप को यानी किप्पा को पहनने लगते हैं। मतलब वो आइडेंटिफाई कराता है कि भाई दिस इज अ डिवाउट ऑर्थोडॉक्स ज्यू। ओके, तो ये पहले किप्पा स्कल कैप वेयरिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। ओके, अब यहाँ पे आप समझिए, मिस्टर नेथन्याहू इज नॉट द किंग बीबी। बस इस चीज पे सारी की सारी चीजें टकी हुई हैं। अब तक जो कुछ भी हो रहा था इजराइल के अंदर मिस्टर नेथन्याहू के कहने पे हो रहा था, और ओवरऑल ये जो हमास के साथ लड़ाई हुई थी उसके रीजन भी यही था कि मिस्टर नेथन्याहू हो सकता है अपनी पावर पे बने रहने की कोशिश कर रहे हो, बट वो अब नहीं बने रहे हैं। अब खास बात यहाँ पे ये है कि मिस्टर नेथन्याहू इतने लंबे समय तक अगर राज में बने रहे थे तो कहीं ना कहीं कॉलिशन में किसी ने तो उनका साथ दिया होगा जी। बहुत सारी जितनी भी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसराइल की, उन्होंने नेथन्याहू का साथ दिया है। और जो मिस्टर नफ्ताली बेनेट है जो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर इसराइल की, ये भी एक बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक सपोर्टर रहे हैं किसके, आपके नेथन्याहू के। और इवन मिस्टर यार लेपिड जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और अभी के लिए फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये भी बहुत हद तक सपोर्टर रहे हैं किसके, बेंजामिन नेथन्याहू के। तो डेफिनेटली पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी फार राइट थी, और अभी की जो दो लीडर्स हैं ये भी फार राइट है। ये अलग बात है कि एक अरब इस्लामिस्ट पार्टी भी है मंसूर अब्बास की कॉलिशन में। उस कॉलिशन का इस पार्टी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये ज्यू वर्सेस अरब वाला मुद्दा बहुत बर्निंग है इसराइल के अंदर। ऑलरेडी इसराइल की सोसाइटी बहुत मतलब कह सकते हैं कि फ्रैक्चर से आपस में लड़ाई हो रही है अरब वर्सेस जूस। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए एक अरब रिप्रेजेंटेटिव पार्टी भी चाहिए कॉलिशन में, जो कि यहाँ पे है। इसराइल की अगर आप बात करो तो डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड मिलिट्री कैपेबल स्टेट, बट सोसाइटी की तरह डिवाइडेड नजर आता है। जूइश पॉपुलेशन के बीच में भी कुछ फंडामेंटल फ्रिक्शंस नजर आ रहे हैं। आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे, कुछ लोग राइट विंग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग लेफ्ट विंग सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसराइल के अंदर जितने लोग हैं सब ये नहीं चाहते हैं कि अरब्स के अगेंस्ट अत्याचार हो। एक ऐसी इमेज बनी हुई है इसराइल की कि जितने भी जूस हैं इसराइल के अंदर वो ये चाहते हैं कि अरब्स के अगेंस्ट अत्याचार हो, सब नहीं चाहते हैं। इसीलिए आप देखोगे सरकार के अगेंस्ट अपोजिशन भी आता है। यहाँ पे नेथन्याहू के अगेंस्ट बहुत अपोजिशन था इसराइल के अंदर। रीजन बीइंग जो इजरायलीज हैं, जो जूस हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि जो नेतन्याहू है इसकी जो एग्रेसिव पॉलिसीज हैं उसके चलते देश के अंदर लड़ाई ज्यादा हो रही है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, इनर सोशल कोहेजन जरूरी है, और ये नई सरकार ये इनर सोशल कोहेजन ला सकती है, खासकर इस अरब पार्टी की मदद से जो कि अभी गवर्नमेंट में कॉलिशन में है। ठीक है, अब खास बात यहाँ पे ये है कि ये यूनिटी किस हद तक लास्ट करेगी इस बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं अभी के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि ये जो कॉलिशन बना है ना, ये कॉलिशन किसी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे नहीं बना है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये एंटी नेतन्याहू कॉलिशन है। सिर्फ नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटा के रखो इसलिए कॉलिशन बना लिया है। अगर इजरायली डेमोक्रेसी को बचा के रखना है और सच में लोगों के लिए काम करना है तो आपको इस कॉलिशन में एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा। और वो आइडियोलॉजी धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट के आधार पर होनी चाहिए, और ऑल इंक्लूसिव आइडियोलॉजी होनी चाहिए। तो ही इजराइल यहाँ पे पूरी दुनिया को स्ट्रांग नजर आएगा। अब बात करते हैं मिस्टर नफ्ताली बेनेट की। मिस्टर नफ्ताली बेनेट को अमेरिकन इमिग्रेंट्स पेरेंट्स ने पैदा किया है। 1967 के बाद इनके जो अमेरिकन इमिग्रेंट पेरेंट्स थे वो वापस इसराइल में आके रहने लगे थे। मिस्टर नफ्ताली बेनेट की बात करो तो ये फॉर्मर कमांडो रह चुके हैं। जो इसराइल की आर्मी की बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कमांडो यूनिट है सायरट मत्काल, जिसके बेंजामिन नेतन्याहू भी थे, उसी यूनिट में नफ्ताली बेनेट ने भी काम किया है। फिर आप देखोगे कि भले ही नफ्ताली बेनेट काफी रिलीजियस है बट अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नहीं है, और आपको बता दूं काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ये। ही इज अ सेल्फ मेड मिलियनर, एक हाईटेक कैरियर है इनका, और उसको उन्होंने काफी स्ट्रांग मतलब पर्सनली देखिए, अगर आप इनको पर्सनल लाइफ में देखोगे तो काफी अच्छे बिजनेसमैन है। काफी आप कह सकते हो कि ही इज एन अचीवर। उन्होंने कुछ किया है जिंदगी में, अपना बिजनेस चलाया है, साथ साथ आर्मी में भी काम किया है। तो ही इज एक्चुअली आप कह सकते हो कि
सक्सेसफुल मैन, और यहाँ पे अब तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। और एक और बात, जब वो नेतन्याहू के अंदर थे तो डिफेंस और एजुकेशन मिनिस्टर के पोर्टफोलियो भी वो संभाल चुके हैं। लेकिन आइडियोलॉजी इनकी राइट विंग ही है, और राइट विंग आइडियोलॉजी क्या है कि जूइश स्टेट, ये जितने भी आपके पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स हैं, इनको पुश बैक कर रहा है। अब आगे यही बताया गया एंड में आर्टिकल में कि भाई पूरी दुनिया इस समय पे इजराइल को देख रही है, इजराइल किस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। और खास बात यह है कि इजराइल की फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक उसके प्रधानमंत्री पे डिपेंड करती है। तो ऑल आइज आर ऑन नफ्ताली बेनेट। देखते हैं आखिर नफ्ताली बेनेट कैसे काम करते हैं। फॉरेन पॉलिसी एजेंडा की बात की जाए तो नफ्ताली बेनेट के लिए एक प्रायोरिटी है कि वो यूएस के साथ अपने रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं। यूएस के साथ रिश्ते रखने पड़ेंगे। इंटरनेशनल एरेना में सबसे बड़ा साथी अगर इजराइल का कोई है तो वो यूएस है। एज फार एज डीलिंग विद हमास इज कंसर्न, तो नफ्ताली बेनेट ने बोला है कि दिस आई विल लीव टू माई डिफेंस मिनिस्टर। कौन है? मिस्टर यार लिपिड साहब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, सीबीएसई की असेसमेंट स्कीम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। परफेक्टिंग द टेस्ट, सीबीएसई प्लान फॉर क्लास 12th एंड 10th असेसमेंट शुड इनकॉर्पोरेट द नीड्स ऑफ स्ट्रेस्ड पीपल। यहाँ क्या बताया गया, देखिए भाई, ये जो एकेडमिक ईयर है, इस बार तो कोई बोर्ड का एग्जाम हुआ नहीं है। अगला एकेडमिक ईयर भी नो डाउट बहुत अनसर्टेन होने वाला है। और इसी बीच में सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, एक असेसमेंट स्कीम निकाली है कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए। 2021-22 में अलग अलग सिनारियोज में, अलग अलग सिनारियो मतलब कि पैंडेमिक कम हो गया या फिर पैंडेमिक मान लो हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो हर सिनारियो के लिए यहाँ पे सीबीएसई तैयार है। तो अगर सिनारियोज इंप्रूव होते हैं, पैंडेमिक कम होता है, तो भाई पेपर को फिजिकल मोड में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। और अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होती हैं तो भाई इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, और जो भी क्विज वाइवा वगैरह हुआ है उसके बेसिस पे भी नंबर दिए जा सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि सीबीएसई इज रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए। पहली बात तो ये जो स्कीम लाई गई है, जल्दी जल्दी में इसको लेके आया गया, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, पैंडेमिक के समय पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई चीजें इक्विटेबल तरीके से नहीं हो पा रही हैं, और उसमें सिर्फ सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारा देश इतना बड़ा देश, अलग अलग रीजन्स, और सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जो पूरे देश में फैला हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एक्सेस है, हार्डवेयर का एक्सेस है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली एक्सेस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे कि वो दिल्ली में बैठे थे और दिल्ली में बैठ के भी अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। तो ओवरऑल सीबीएसई बोर्ड के लिए असेसमेंट की एक स्कीम लेके आ पाना कोविड-19 जैसे चैलेंजिंग टाइम में अपने आप में मुश्किल काम है। सीबीएसई बोर्ड की बात करिए तो 2019 में 1138 केंद्रीय विद्यालय इसके अंदर काम करते हैं। 2727 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, 17,553 इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं, 598 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, और 14 सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स हैं, और बहुत सारे और स्कूल्स भी हैं जो कि अब्रॉड में हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय के, सॉरी, जो कि सीबीएसई के अंदर आते हैं। और इन स्कूलों में बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो इन डाइवर्स बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स को, कंसर्न्स को एकोमोडेट करने के लिए जो नई पॉलिसी आई है, उसमें क्या बोला जा रहा है भाई, क्लास 9वीं और 10वीं के लिए और क्लास 11वीं और 12वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए एक मिक्स को तैयार किया जाएगा। एग्जाम नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होंगे और एक बार मार्च अप्रैल में कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर 2021 और मार्च अप्रैल 2022 एक रैशनलाइज्ड कंपार्टमेंटलाइज्ड सिलेबस स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स। तो 2 हाफ्स में सिलेबस को बांटा गया है। पहले हाफ का एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में, दूसरे हाफ का एग्जाम होगा मार्च और अप्रैल में। ओके, तो ये जो भी नई प्लान बनाया गया है सीबीएसई का, कुछ लोग इसको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग इसको खराब बोलेंगे। ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई देखिए, इस बार जो आपने प्लान बनाया, आपको सारे चैलेंजेस पता है, आपको सारे इश्यूज पता है, अगले साल क्या प्रॉब्लम आने वाली है ये भी आपको पता है। तो आप जो भी प्लान बनाओ, इट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द इश्यूज फेस्ड बाय ऑल इंस्टीट्यूशंस। वो केंद्रीय विद्यालय, वो सीबीएसई के स्कूल्स जो बिल्कुल रिमोट लोकेशंस में काम कर रहे हैं, जहाँ पे ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जहाँ पे लोग भी गरीब हैं, वहां पे भी वो पढ़ सके। तो ऐसा आप कोई प्रोविजन मत बनाओ जो कि प्रिविलेज्ड लॉट को फेवर करे और वल्नरेबल लॉट को इग्नोर करे। हालांकि नॉर्मल प्रोविजंस भी कहीं ना कहीं इंडिया के कंटेक्स्ट में प्रिविलेज्ड लॉट को फेवर करते हैं, और जो गरीब लॉट है, वल्नरेबल लॉट है, उसको इग्नोर करते हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये जो सीबीएसई की स्पेशल स्कीम आई है ये कैसे काम करेगी। तो भाई सिलेबस को यहाँ पे रैशनलाइज किया गया है।
एक्सपर्ट एवेल्यूएशन होगा इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स का, एक सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल होगा क्वेश्चन पेपर का, और मार्किंग स्कीम फॉर द टर्म एग्जाम। बड़े अच्छे से टेक्निकल से शब्द हैं। कुल मिला के ये समझिए जो पहला एग्जाम होगा, टर्म 1 एग्जाम होगा, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टेस्ट होगा। जैसे होता है ना कि अब यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी एग्जाम देने आते हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा उसके 4 ऑप्शन, बताओ सही कौन सा है। और बोर्ड एग्जाम ऐसे नहीं होते, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम रिटन सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, लेकिन पहला टर्म का एग्जाम को रखा गया है मल्टीपल चॉइस। और मल्टीपल चॉइस में लोग ओएमआर मार्क करेंगे, और ऑब्वियसली बात है उस ओएमआर को मशीन रीडेबल कर लिया जाएगा, तो मशीन में ओएमआर डाली जाएगी और आंसर्स चेक हो जाएंगे। हो सकता है भाई ऑनलाइन टेस्ट, अभी देखिए सीबीएसई में इतने सारे बच्चे बैठते हैं कि ऑनलाइन तो शायद नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, ओएमआर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चॉइस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मल्टीपल चॉइस मॉडल है, बहुत सारे लोग इसको इन्फीरियर बोल रहे हैं कि बहुत इररेलेवेंट और मीनिंगलेस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, कैसा असेसमेंट करोगे। कुछ लोगों का यह कहना है कि एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, इसके बेस पे आप बहुत ज्यादा अच्छा असेसमेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव बताया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ये जो एमसीक्यू के बेसिस पे आप असेसमेंट की बात कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे आप पहले टर्म के असेसमेंट की बात कर रहे हो, इससे बेटर तो यही रहेगा कि आप एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस बनाओ, और जो रीजनल सीबीएसई की यूनिट्स हैं और जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, उनसे आप बोलो कि भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी अपनी स्पेसिफिक सिचुएशंस के हिसाब से तुम असेसमेंट कर सकते हो। कुल मिला के सीबीएसई को ऊपर से 5 से 6 अलग अलग स्कीम्स को प्रोमुलगेट करनी चाहिए, और सीबीएसई को लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी स्कूल अथॉरिटीज है उनको ये आज़ादी दे देनी चाहिए कि जो 5 से 6 स्कीम्स हैं इनमें से कोई भी स्कीम अपनी लोकल कंटेक्स्ट के हिसाब से ये अथॉरिटीज उठा सकती हैं। तो कुल मिला के ये जो एमसीक्यू पैटर्न लेके आया है सीबीएसई, इसको क्रिटिसाइज करते हुए ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर असेसमेंट के तरीके को इम्पोज करने की जरूरत नहीं है। आप 5 से 6 यूजफुल और वैलिड असेसमेंट के तरीकों को ऑप्शंस की तरह डिस्ट्रिक्ट और लोकल अथॉरिटीज के सामने रखो, और ये डिस्ट्रिक्ट और लोकल स्कूल अथॉरिटीज जो भी तरीका अडॉप्ट करना चाहें उस तरीके को अडॉप्ट कर सकें। कुछ ऐसा यहाँ पे बोल रहा है ऑथर। अच्छा, जो दूसरा एग्जाम होगा आपका मार्च अप्रैल 2022 में, वो डेफिनेटली सब्जेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे सीबीएसई ने एक फॉल बैक प्लान भी रखा है। फॉल बैक प्लान मतलब कि भाई अगर मान लो मार्च अप्रैल 2022 तक तीसरी वेव बड़ी खतरनाक फैल रही हो, चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, तो उस केस में फॉल बैक ऑप्शन होगा। उस केस में जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा मार्च अप्रैल का, उसको भी एमसीक्यू बेस किया जा सकता है, पूरी तरीके से कैंसिल किया जा सकता है। तो ये जो दोनों एग्जाम करे जा रहे हैं ना, 1 नवंबर में और 1 अप्रैल 2022 में, इन दोनों एग्जामों में फॉल बैक ऑप्शन दिया गया है कि मान लीजिए वर्स्ट केस सिनारियो हो जाता है और बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैलता है, तो ऐसे केसेस में एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है और असेसमेंट किया जा सकता है। असेसमेंट किसके बेसिस पे होगा? तो भाई जो भी प्रैक्टिकल वर्क हुआ है कॉलेज में, स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट वर्क हुआ है, जो भी थ्योरी एग्जाम्स घर से बच्चों ने दिए हैं, उनमें जो भी नंबर उन्होंने स्कोर किए हैं, उसके बेसिस पे असेसमेंट कर दिया जाएगा। तो फॉल बैक ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। अभी घर से जो पेपर दे रहे हैं ये बच्चे, कितनी एफिशिएंटली दे रहे हैं और कितनी चीटिंग हो रही कितनी नहीं हो रही है, वो अपने आप में एक अलग चीज है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। पहला टर्म का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड, सेकंड सब्जेक्टिव बेस्ड। फॉल बैक ऑप्शन है कि मान लो कोरोना की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी, दूसरा वाला जो एग्जाम था अप्रैल 2022 वाला, उसको भी एमसीक्यू बेस्ड कर सकते हैं, या दोनों एग्जामों को कैंसिल करके इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और जो भी सेक्शनल टेस्ट आते हैं उसके बेसिस पे भी आपको नंबर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये थी भाई नई स्कीम, इसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं द सर्च। यहाँ पे तालिबान की बात हो रही है। तालिबान शुड नॉट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान थ्रू ब्लडशेड। देखिए क्या है ना कि पिछले 2 महीनों में तालिबान बहुत ज्यादा वायलेंट तरीके से अफगानिस्तान में अलग अलग इलाकों पे अटैक कर रहा है और कब्जा कर रहा है। तालिबान ने बहुत सारे रैपिड टेरिटोरियल गेन्स किए हैं, और उसके चलते अब देखिए अफगानिस्तान की सरकार थोड़ा तो टेंशन में है, और जो रीजनल पावर्स हैं वो भी टेंशन में होनी चाहिए। अब आप बोलोगे रीजनल पावर्स कौन है, तो रीजनल पावर्स हो गई चाइना, रशिया, पाकिस्तान और कुछ हद तक इंडिया। इंडिया का डायरेक्ट बॉर्डर तो नहीं लग रहा अफगानिस्तान के साथ, वैसे ऑन पेपर तो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वो जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है, बट एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, वी डोंट शेयर अ कॉमन लैंड बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ओके, ऑफिशियल पॉलिसी में है, इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी क्वेश्चन में आ जाए कि इंडिया क्या अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप बोलोगे हाँ शेयर करता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जो तालिबान का जो लेटेस्ट ऑफेंसिव है अफगानिस्तान की सरकार के अगेंस्ट, वो 1 मई को शुरू हुआ है, और ये वही दिन है जिस दिन जो यूएस के रिमेनिंग ट्रूप्स हैं जो बाइडेन के प्लान के हिसाब से
यूएसए छोड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% यूएस के ट्रूप्स अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं और अभी के लिए आप देखो तो अफगानिस्तान की 407 डिस्ट्रिक्ट्स में से 195 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो गया है और 129 डिस्ट्रिक्ट्स में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है। ये अलग बात है कि ज़्यादातर जो मेजर कैपिटल प्रोविंसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान की, वो अफगानिस्तान की फोर्सेस के बीच में है, मतलब जो अफगानिस्तान की सरकार है उसके कंट्रोल में है। एक बार ये सारी की सारी फॉरेन फोर्सेस निकल जाती हैं, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जैसे अब काबुल तो कैपिटल ही होगी, इस प्रकार के और भी बहुत से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो भी अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में है, वो अगर तालिबान के कंट्रोल के अंदर चले जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। क्योंकि क्या है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान की जो प्रोविंसेस हैं, जैसे कि बदख्शान प्रोविंस, तखार प्रोविंस, ये वो प्रोविंसेस हैं जहाँ पे 1990s से ही तालिबान रूल के अगेंस्ट बात की गई है और यहीं पे तालिबान अब अपना कब्जा कर रहा है। इन ट्रूप्स में, इन जगहों पे जो अफगान गवर्नमेंट के ट्रूप्स हैं वो रिट्रीट कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। अफगानिस्तान के जो एलीट पावर ब्रोकर्स और लीडर्स हैं ना, वो इन नॉर्दर्न प्रोविंसेस से आते हैं और अगर इन नॉर्दर्न प्रोविंसेस के ऊपर तालिबान अपना कब्जा जमा के बैठ जाता है तो भाई अफगानिस्तान की सरकार की डेफिनेटली वहां पे चल नहीं रही है, ये बात हमको साफ साफ नजर आ रही है। नो डाउट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान की सरकार प्रोविंशियल कैपिटल्स को और सिटीज को अभी भी अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन एक बार ये फॉरेन ट्रूप्स बाहर निकल जाते हैं तो उतना मुश्किल नहीं होगा तालिबान के लिए यहाँ पे एंट्री मारना और इनको कब्जा कर लेना। अब खास बात यहाँ पे ये कि तालिबान की स्ट्रैटेजी किसी को ठीक तरीके से समझ में आ नहीं रही। उनका पॉलिटिकल ऑफिस है डोहा में और ऐसा वो दिखाते हैं कि वो अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। सितंबर 2020 से बातचीत हो रही है और वो अभी भी ये दिखा रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम एक वेल डिफाइंड प्लान बनाना चाहते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो लड़ाई भी कर रहे हैं। एक रिलेंटलेस वायलेंट कैंपेन उन्होंने चला रखा है और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज के ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं। ओके, तो एक डबल गेम खेल रहा है यहाँ पे तालिबान। ठीक है, पीछे से वो लड़ भी रहा है और सामने से वो दुनिया को दिखा भी रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसका रीजन ये है कि आगे आने वाले समय में तालिबान को ऐसा लगता है कि वो जीत तो जाएंगे अफगानिस्तान को, और उस समय पे एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी उनको चाहिए होगी, क्योंकि वो अपने शरिया के हिसाब से बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप जैसा राज चलाएंगे तो कोई भी कंट्री उनको रिकॉग्निशन नहीं देगी। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए मोस्ट प्रॉब्ली तालिबान यहाँ पे अपने आप को बातचीत करता हुआ दिखाना चाहता है। अब इस पूरी प्रॉब्लम के लिए ऑथर किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है? ऑथर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है यूएसए को। यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर 20 साल पहले अटैक किया। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आज की डेट में अफगान सोसाइटी में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यूएस भी है। हालांकि यूएस अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सोवियत यूनियन और भी बहुत सी दूसरी कंट्रीज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। अब यूएस इतने लंबे समय तक इन्वॉल्व रहा अफगान की पॉलिटिक्स में, एक पीसफुल सेटलमेंट वो कर नहीं पाया। जब पीसफुल सेटलमेंट वो कर नहीं पाया तो वो सीधे सीधे तालिबान के साथ बात शुरू करने लगा। उसका ऑब्जेक्टिव वहां पे क्या है कि इस अफगानिस्तान के प्रॉब्लम से बाहर निकलो। तो वो वॉर से बाहर निकल रहा है और एक्चुअली में मोडस ऑपरेंडी यूएस की ये होनी चाहिए थी कि वो तालिबान के ऊपर प्रेशर डाले और कुछ निगोसिएशंस हो, बट यूएस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने में हो सकता है यूएस के बहुत सारे सैनिक मर जाते, यूएस को और थोड़ा एक्सपेंडिचर करना पड़ता वॉर के ऊपर। तो यूएस को यहाँ पे समझ में आया कि भाई यहाँ से बाहर निकल जाना ही ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, 20 साल से यूएसए तालिबान के अगेंस्ट लड़ रहा है अफगानिस्तान के अंदर। जो कुछ भी उनसे हो सकता होगा उन्होंने किया होगा। अब उनको ये पता चल गया होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से निकल जाना ही ठीक है, और इसीलिए वो तालिबान से सीधे सीधे डील स्ट्राइक करके वहां से निकल रहे हैं। और उसके चक्कर में आज की डेट में तालिबान इज मच मोर पावरफुल ऑन द ग्राउंड। पीस प्रोसेस ना के बराबर चल रहा है, और एक बार यूएस फोर्सेस बाहर निकल जाती हैं और अफगान फोर्सेस पीछे हटती हैं, तालिबान पावर में आता है, तो फिर जो भी निगोसिएशन होगा वो होगा फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब तालिबान विल बी इन अ हाईली डोमिनेंट पोजीशन, और जो हाईली डोमिनेंट पोजीशन में होता है वो ज्यादा निगोशिएट करता है। अब इसके चलते टेंशन किसको लेनी चाहिए? तो भाई चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब रीजनल पावर्स हैं, और अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके रेपरकशंस और रिपल इफेक्ट्स इन सारी कंट्री में आएंगे। अगर अफगानिस्तान का वायलेंट टेक ओवर होता है तालिबान के द्वारा तो वो किसी के भी फेवर में नहीं है। 1996 से लेकर 2001 तक जो भी अफगानिस्तान में हुआ है उसकी कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूं, और भी बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अफगानिस्तान को एक अनदर साइकिल ऑफ वायलेंस में जाने से रोकने के लिए यहाँ पे रीजनल पावर्स को एक्ट करना पड़ेगा। यूएस यहाँ से बाहर निकल रहा है, और मान लो तालिबान वायलेंस के थ्रू अफगानिस्तान में अपना राज स्थापित कर भी लेता है
तो उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। जो थोड़ी बहुत शांति इस समय पे काबुल अफगानिस्तान में है वो भी चली जाएगी और फिर से काबुल अफगानिस्तान ब्लड शेड की चपेट में आ जाएगा। इससे पहले हम अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रजीम देख चुके हैं, मुजाहिदीन रजीम देख चुके हैं, और अब तालिबान 1996 से 2001 तक रहा है। डेमोक्रेसी बहुत लंबे समय के बाद आई है। तालिबान के पावर में आने के बाद डेमोक्रेसी रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहेगी अगर तालिबान पूरी तरीके से ताकत में आ जाता है तो डेफिनेटली ये फॉरेन ट्रूप्स का जाना गलत है। गलत इस सेंस में है कि इररिस्पांसिबल तरीके से यूएस यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। तो अब यूएस के साथ साथ बाकी प्लेयर्स को भी यहाँ पे नेगोशिएट करना चाहिए और एरेना में आना चाहिए। यूएस बहुत लंबे समय से, आज से नहीं, पिछले 7-8 सालों से आसपास के प्लेयर्स को बोल रहा है कि भाई आप भी इन्वॉल्व हो पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान तो दोगला इंसान है, सामने से यूएस को बोलता है कि हम आपके साथ हैं, पीछे से वो तालिबान को बोलता है हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री से वैसे कुछ नहीं हो पाएगा। चाइना जैसी कंट्रीज अपने मतलब से करती हैं सब कुछ। इंडिया को भी बहुत हद तक इस पूरे के पूरे इशू में खींचने की कोशिश की। यूएस ने इंडिया को अपने आप को साइड रखा, न्यूट्रल रखा। तो यूएस को भी समझ में आया कि भाई इस पचड़े में हम अकेले फंसे हुए हैं, बाहर निकलो यहाँ से। और वो फाइनली यहाँ से बाहर निकल गया है। अब वो तो बाहर निकल गया है, लेकिन प्रॉब्लम अफगानिस्तान की बहुत बड़ी हो गई है और नियर फ्यूचर में सॉल्व होती नजर आएगी, ऐसा लग नहीं रहा है। अगले आर्टिकल चलते हैं। अ लॉन्ग रोड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर वेलकम बट दे रिक्वायर रोबस्ट सिस्टम। देखिए 29 जून को सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट आया था। किस केस में जजमेंट आया था? एक केस फाइल हुआ था मार्च 24 को। आपको पता है कि मार्च 24 2020 को नेशनल लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और उसके बाद लोग चल के अपने घर की तरफ जाने लगे थे। जब लोग चल के अपने घर की तरफ जाने लगे, सब लोग दौड़ के सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इस केस को अवॉइड किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, हम लोग कुछ ना कुछ इन वर्कर्स के लिए करेंगे। बीच बीच में कुछ इंटरिम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने इन वर्कर्स को दी है। अब यहाँ पे फाइनली आप कह सकते हो कि 29 जून को स्ट्रिक्ट बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। और उन गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सारे स्टेट्स को 31 जुलाई तक वन नेशन और वन राशन कार्ड स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम्स अप्लाई होनी चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अब आप बोलोगे वेट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुका है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्कीम को अप्लाई कर दे या ना कर दे उससे फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड लेवल पे उस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? राज्य की सरकार इंप्लीमेंट करेगी। पॉइंट समझ गए आप बात को? तो स्कीम बनाना केंद्र सरकार का काम है, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का काम है। तो केंद्र की सरकार अगर वन नेशन वन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट कर भी देती है, ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट केंद्र की सरकार ही, राज्य की सरकार ही करेगी। इसके लिए कुछ दिन पहले मैंने 1 जुलाई को अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल अपलोड किया था, व्हाट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये आर्टिकल इसी कंटेक्स्ट में मैंने अपलोड किया था आपके लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें ये बोला था कि 31 जुलाई 2021 तक ONORC स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक माइग्रेंट लेबर किस स्टेट का है और वो अभी कौन से स्टेट में है, उसको अपने बेनिफिट्स फेयर प्राइस शॉप से मिलने चाहिए। तो बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण एंड MR शाह ने अपने 80 पेज के जजमेंट में बोला, अ गवर्नमेंट कैन नॉट एब्डिकेट इट्स ड्यूटीज टू फीड माइग्रेंट वर्कर्स। एक पैंडेमिक के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स को खाना देना ये सरकार की ड्यूटी, और सरकार इस ड्यूटी को छोड़ नहीं सकती इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके पास राशन कार्ड है या नहीं है। मतलब अगर इन माइग्रेंट वर्कर्स के पास राशन कार्ड नहीं भी है तो भी आपको उनको ये स्कीम के बेनिफिट देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए कि दिस इज एक्चुअली ए चैलेंजिंग टास्क। आइडेंटिटी कार्ड और राशन कार्ड ये दो ऐसी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे आप ये पता कर पाते हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को राशन देना है या नहीं देना है। नहीं तो कोई भी फेयर प्राइस शॉप वाला ये कैसे डालेगा कि कोई अमीर आदमी वहां पे पहुंच गया गरीबी के ड्रेस में कि लाओ भाई मेरे को राशन दे दो। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की बात की जाए तो इट इज एम्ड एट इनेबलिंग माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स टू बाय सब्सिडाइज्ड रेशन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप एनीवेयर इन द कंट्री। तो आप बिहार के हो बट राजस्थान में गए हो और आप गरीब हो, तो नो डाउट आप राजस्थान में भी जो भी आपका कोटा बनता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उस कोटे के गेहूं चावल दाल आप राजस्थान की फेयर प्राइस शॉप से भी ले सकते हो। अब अगर ऐसा करना है तो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए राशन कार्ड्स की। अभी राशन कार्ड्स की नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी कैसे आएगी? किसी के पास मान लीजिए बिहार का राशन कार्ड है तो वो अपने बिहार के राशन कार्ड के बेसिस पे राजस्थान में कैसे ये ग्रेन्स लेगा? तो इसके लिए प्ले में आया
इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लेटफॉर्म है वो क्या करेगा, एक ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इवॉल्व करेगा जहां पे इंटर स्टेट राशन कार्ड्स, यानी कि बिहार का, राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, अलग अलग स्टेट्स के राशन कार्ड्स की डिटेल इस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे और ये पोर्टल का ऑनलाइन एक्सेस होगा सारे फेयर प्राइस शॉप्स के पास। और जब भी आप राशन लेने या कोई गरीब आदमी राशन लेने इन फेयर प्राइस शॉप्स में जाएगा तो उस पर्टिकुलर आदमी को या तो सिर्फ अपना आधार बताना है या सिर्फ अपना अंगूठा देना है। उसके बेसिस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके कंप्यूटर पे आ जाएगी और वो देख लेगा कि इसको कितना राशन पहले मिल रखा है, कितना नहीं मिल रखा है, जितना बचा होगा उसमें से राशन उसको इशू कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा लॉजिक है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का। लेकिन इसके लिए नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी चाहिए, नेशन वाइड एक डाटाबेस चाहिए इन राशन कार्ड्स का। इसके लिए एक और पोर्टल आपका बनाया गया जिस पोर्टल का नाम है अन्न वितरण पोर्टल। लेकिन अब आपको पता है दोस्तों कि इस प्रकार की चीजों को इंप्लीमेंट करने में समय लगता है और खासकर बात यह भी थी कि जब कोरोना का बिल्कुल अति चल रही थी, बहुत ज्यादा फैल रहा था कोरोना, तो इंटरिम रिलीफ के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और डिसीजन भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि भाई सब कुछ समय के लिए आप ड्राई राशंस बिना आइडेंटिटी कार्ड के भी इन माइग्रेंट्स को बांट सकते हो। क्योंकि देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हुई नहीं है। कोई बिहार से अगर राजस्थान काम करने के लिए आया है तो हो सकता है कि वो अपना राशन कार्ड लेके ना आया हो सकता है उसके पास आइडेंटिटी कार्ड भी ना हो। तो ये राज्य की सरकारें अगर खाना पीना देने के लिए उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगने लगेंगी तो हो सकता है उसके पास आइडेंटिटी कार्ड हो ही ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि टेम्पररी मेजर की तरह कुछ समय तक आप बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के और बिना किसी राशन कार्ड के भी आप इनको राशन दे सकते हो। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। एक और बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी राज्य की सरकारों को कि भाई वो लोग जो किसी दूसरे स्टेट में काम करने गए थे एज अ माइग्रेंट और वहां पे फंस गए, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू अपने ओरिजिनल स्टेट्स में वापस भेजा जाए। ये भी एक राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी मेजर्स यहाँ पे दिए गए ना, दे आर वेरी मच रिकमेंडेटरी, दे आर नॉट मैंडेटरी। एक चीज होती है इंप्लीमेंट करना और इंप्लीमेंट करो, नहीं करोगे तो तुमको सजा मिलेगी। एक चीज होती है यार इंप्लीमेंट कर दो। अभी इंप्लीमेंट कर दो में सामने वाले ने नहीं किया तो तुम्हारे पास करेक्टिव मैकेनिज्म क्या है, इस बात पे कोई डिटेल यहाँ पे नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट में ये भी बोला है राज्य की सरकारों को कि देखिए आपको वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम तो इंप्लीमेंट करनी है, साथ साथ आपको एक काम और करना है, आपको कम्युनिटी किचन चलाने हैं। इन कम्युनिटी किचन में सस्ता खाना मिलता है तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे इन कम्युनिटी किचन में जाके खाना भी खा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारी अलग अलग राज्य की सरकारों के पास कम्युनिटी किचन बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या उनका इस हद तक खाने को सब्सिडाइज तरीके से खिलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है? खासकर तब जब एक राज्य की सरकार केवल अपने वोट बैंक के लिए काम करती। एक राज्य की सरकार तो अपने वोट बैंक के लिए काम करेगी ना, और ये माइग्रेंट वर्कर्स उनका वोट बैंक नहीं है, ये किसी और स्टेट के हैं, इलेक्शन के समय पे राज्य की सरकार के लिए वोट नहीं डालेंगे। तो ओवरऑल जो चीजें हैं ना यहाँ पे वो काफी चैलेंजिंग हो रखी हैं। फिर भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट को साफ साफ बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर हो सके तो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए, मतलब पैसा इन वर्कर्स के अकाउंट में आप ट्रांसफर करो। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को यह भी बोला है कोर्ट ने कि आप नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को अपडेट करिए 31 जुलाई तक। बेसिकली यहाँ पे जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं इनके डाटाबेस को आप अपडेट करो। इनके डाटाबेस को अपडेट करने से एक्चुअली में हम ये जान पाएंगे कि कितने माइग्रेंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे किन किन पॉकेट्स में कंसंट्रेटेड हैं। लेकिन एट द एंड वही प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अपने इस 29 जून वाले जजमेंट में, वो बहुत हद तक एक डेक्लेरेशन की तरह है। दैट इज नॉट अ जजमेंट एंड दिस इज नॉट अ मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलता है वो मैंडेटरी है, बट कुछ ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली जैसे कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को आप इंप्लीमेंट करो। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इनको कंपनसेशन दो, इनके अकाउंट में सीधे सीधे पैसा डालो। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का जो डाटाबेस है इसको इस तारीख तक अपडेट करो। अब ये काम मुश्किल है, इस काम के लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल चाहिए, और इस पॉलिटिकल विल के साथ राज्य की सरकार केंद्र की सरकार काम करेंगी कि नहीं करेंगी इस बात पे डाउट है। तो कल की डेट में मान लो वो काम नहीं करती है उस विल पावर के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या करेक्टिव मैकेनिज्म है? सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक सकता है और कैसे फोर्स कर सकता है इन सरकारों को कुछ ये करने के लिए? ये अपने आप में एक मुश्किल काम है। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। ऐसा तो कई बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया और राज्य की सरकारों ने और केंद्र की सरकार ने बहुत लंबे समय तक इंस्ट्रक्शन नहीं माना। अभी थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 इट इज लूमिंग
और इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं दे आर एक्चुअली वेरी मच मैंडेटरी। तो पोटेंशियली दिस इज चैलेंजिंग बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। देखते हैं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कितना कर पाती है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे। आप मेरे वीडियो सेक्शंस को डेफिनेटली चेक करते रहिए, वहाँ पे मैं बहुत सारे शॉर्ट्स और इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की वीडियोस भी बनाता हूँ। तो अपने होलिस्टिक करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ मेरे द हिंदू एडिटोरियल और मेरे डेली करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट ना हो, जो मैं करंट अफेयर्स की इंडिविजुअल वीडियोस बनाता हूँ, जो कि मैं वन लाइनर, ये जो आपके वन लाइनर शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट है और जो आपकी इश्यूज इन न्यूज़ वाली प्लेलिस्ट है उसमें अपडेट करता हूँ। अगर आप रेगुलरली मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन को सर्च करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है, हाउ ग्रेविटी अफेक्ट्स टाइम। एक्चुअली में न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का एक कोलिजन डिटेक्ट किया गया है लीगो के द्वारा और वर्गो के द्वारा। लीगो एक इंटरफेरोमीटर है जो यूएस में बेस्ड है और वर्गो इटली में बेस्ड है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है इनके बारे में मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज। तो इस प्रकार की न्यूज को मैं अपने इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की वीडियोस में अपडेट करता हूँ। डॉट सॉल्विंग शॉर्ट्स भी देख लीजिए, वहां पे भी कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट्स आपको 1 मिनट के अंदर में बताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ ये पर्टिकुलर आर्टिकल वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम वाला, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जरूर जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके जाएं, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।